जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लीली सिंह चैनल। और मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में एक जेंडर बैलेंस के बारे में बात करी थी, जेंडर इम्बैलेंस हो गया है इंडिया में। तो संदेश की वीडियो मैंने देखी, तो उस पे ही मैं एक रिएक्शन बनाना चाहता हूँ। थोड़ी सी अलग वीडियो है, तो आई रिटर्न बैक विद द सेटअप। चलिए भाई, सेटअप तैयार हो गया, वीडियो देखते हैं, साथ में रिएक्ट भी करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अंत में एक मोनोलॉग, एक soliloquy करूँ, ताकि मैं अपने विचार और अच्छी तरह व्यक्त कर सकूँ। तो चलिए वीडियो का आनंद लेते हैं और साथ में टिप्पणी करने की भी कोशिश करते हैं। भाई जी, ये वीरेंद्र सागवान किधर मिलेंगे? भाई जी, नहीं सो जाओ सॉरी मुझे नहीं पता था आप सो रहे हो, सो जाओ। मामला मेरे हिसाब से तो थोड़ा सीरियस है, जिस हिसाब का बैकग्राउंड म्यूजिक है। पर चलिए देखते हैं क्या चलता है। संदेश, पहचान लिया मैं आपको। ये मुद्दा है क्या सागवान जी? मुझे डिटेल में समझना है आपसे। लड़कियों की कमी सर। सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात है यार। लड़कियों की कमी बेसिक यही है। ऐसा नहीं कि कोई गरीब है, रोजगार, वो तो एडिड चीज है। नहीं है तो ही सर वो मुद्दा। पहले लड़कियों की कमी है सर। मिलती किसको? जो मजबूत है, मतलब फाइनेंशियली मजबूत है, जमीन है, जिसके पास है गवर्नमेंट। अब आप मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगवा दो, मिल जाएगी गारंटेड। नहीं, आप पहले अपना नाम। देखिए, जब भी जेंडर इम्बैलेंस होता है, इस केस में पुरुष ज़्यादा है औरतों से। अब वो जो यूनियन के अध्यक्ष साहब ने यही कहा कि अगर आप मजबूत हैं पीछे से तो आपको मिल जाएगी। पर यार, ये छांटने वाली बात होती है कि फिट ऑफ द फिटेस्ट ही सर्वाइव कर सकता है। तो इसमें जब जेंडर रेशियोज नॉर्मलाइज्ड होते हैं, जब फीमेल्स और मेल्स का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, तो भाई जिस देश में गरीबी है उस देश में गरीब मेल्स भी होंगे, गरीब फीमेल्स भी होंगे। तो ये एक्सक्यूज़ कि गरीबी की वजह से नहीं मिल रही, ये इतना वैलिड नहीं है, क्योंकि जहाँ गरीब औरतें भी होंगी वहाँ गरीब पुरुष भी होंगे, जहाँ गरीब पुरुष होंगे वहाँ गरीब औरतें भी होंगी। नाम बताओ और काम क्या करते हो? मेरा नाम वीरेंद्र सांगवान सिल्लू है जी, मेरा गांव माजरा है। परमात्मा ने मेरे को ये आवाज़ दी है तो मैं हर शोषित, पीड़ित, वंचित के लिए बोलूं, जिसके लिए आज तक किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। तो जो मेन कम्युनिटी है, 13 साल से आप किसके लिए काम कर रहे हो? मैं सर यही अनमैरिड भाइयों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। सिंगल मर्द, जो शब्द है रांडा, अब मुझे नहीं पता वो इंसल्टिंग शब्द है, रिस्पेक्टफुल है। इंसल्टिंग तो है ही सर। मैं इतना जानता नहीं हूँ इस कल्चर के बारे में। तो अभी के लिए अगर वो शब्द यूज करूँ कि ना करूँ, आप बताओ सर। बिल्कुल करो। भाई सीधी बात बता रहा हूँ कि जितना मुझे पता है, कम से कम पंजाब, हरियाणा में जिन जगहों में इस शब्द का प्रचलन है, बहुत आम भाषा में इस्तेमाल होता है। ज़्यादा नहीं होता, कम होता है, पर होता है। यहाँ पे ये एक नकारात्मक शब्द ही है, ये कोई ख़ास आपकी प्रशंसा के लिए तो शब्द इस्तेमाल होता नहीं है। तो ये एक हीन भावना का ही शब्द है, अच्छा शब्द नहीं है ये। एक जो रांडा कम्युनिटी है, ठीक है, जो रांडा यूनियन है, उसके आप एक टाइप से लीडर हो। सर है नहीं, मैं पिछले 13 साल से किसी भी माध्यम से जुड़ूं, मतलब डायरेक्ट जाके मिलूं या मतलब ऑनलाइन जुड़ूं, तो मेरे 1,27,000 कुछ लोग हैं जिसका मेरे पास 1,27,000 होगा। हाँ, लड़कियों की कमी हरियाणा में क्यों है इतनी ज्यादा आपके हिसाब से? ये एक समय में सर बहुत ज़्यादा पूर्ण हत्याएं हुई। देखिए, अध्यक्ष साहब ने इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के इनके 1,27,000 कुछ समर्थक हैं। तो भाई साहब ने वैलिड मुद्दा उठा के फॉलोअर्स हासिल किए हैं, चाहे वो सारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ना हो, पर ये बताता है कि दिक्कत है। ये भ्रूण हत्याओं की वजह से बहुत ज़्यादा हुई है। सिंपल है, भ्रूण हत्या। सबको पता सर, डेटा है, सब कुछ है। उन्होंने तो अपनी डिजिटल वैन बना ली आज। डेटा है। वो यहीं आके कर देंगे, रात को अंधेरे में आपके घर पहुंच जाएगी रात को वैन। मैं समझा नहीं, मतलब सर अल्ट्रासाउंड को उन्होंने एक वैन में फिट कर लिया है। अच्छा, गाड़ी में लगा लिया अल्ट्रासाउंड सेटअप को पूरे को। हॉस्पिटल जाने, क्लिनिक जाने की जरूरत ही नहीं है, होम डिलीवरी। अरे बाप रे बाप, इसका अर्थ ये निकला कि जो हम एक रे ऑफ होप थी कि 25-30 साल में ये हो जाएगा,
वो इस अजम्पशन पे होप थी कि ये अब बंद हो गया है, पर अब साहब बता रहे हैं कि अभी तो हाई टेक हो गया है मामला, मोबाइल क्लिनिक इस हिसाब से इस्तेमाल हो रहे हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड भ्रूण हत्याएं करने में। तो ये कोई बढ़िया चीज़ तो नहीं है, ये तो आगे जाके भी दिक्कत करेगी। ये तो लग गए गुरु भाई, फिर तो मुश्किल है यार। की घर तक बता दे कि पेट में लड़की है, गिरा दो, गिरा देते हैं, सिंपल। सिंपल है। गुस्सा तो आता होगा आप, गुस्सा तो आता ही है सर। क्या करते हो फिर गुस्से में? आप पीते हो फिर गुस्से में गाली तो देते होगे। देखिए ब्लाइंड साइड यही हुआ था, क्योंकि मैं स्वयं पीता नहीं हूँ तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था कि नशा एक चीज़ है जो ये घर कर सकती है इन हालातों में, और शराबें तो चलती होंगी 100%। आई एम श्योर अबाउट इट। मतलब सर एक ऐसी एक मजाक में पागल तो है सर, मैं तो स्वीकार करता हूँ। कौन पागल है? पागल हो ही जाता होगा। मतलब गुस्सा तो है ही सर, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। पागल भी तो है। पागलपन तो होना ही चाहिए, ऐसे काम में उतर गए हो। नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, मतलब दिमाग के स्क्रू हिले हुए क्यों स्क्रू की? भाई एक चीज़ बताना चाहूँगा लोगों को, कृषि समाज जो होता है, एग्रेरियन सोसाइटी होती है, वहाँ पे शादी विवाह का जो पद है वो एक खास माना जाता है, बहुत ज़ोर डाला जाता है इस पे, और अगर आप यही बेसिक चीज़ नहीं कर पाते तो आप पे बहुत उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं, लोग पीठ पीछे बात करना भी शुरू हो जाते हैं, बल्कि उनको पता होगा लड़कियों की कमी है, पर कौन समझेगा, ये मुश्किल है। खिले हुए बस इन्हीं जिन परिस्थितियों में जीवन चलता है, मतलब समाज का सामना करना एक सिंगल हो गए सर। तो मैं किसी लड़की के साथ बात नहीं कर सकता, किसी लेडीज के साथ भी नहीं कर सकता सर, संदेह के घेरे में आ जाएंगे उसी समय, वो घर नहीं घुसने देगा। सही नजर से नहीं देखा जाता। बुरी बिल्कुल सर, नज़र बहुत ही है से। कि इन भावना, और आप ये सर मतलब सच्चाई है कि तृतीय लिंगी समुदाय से बुरा हाल हो रखा है। क्या बात कर रहे हो? ऐसे भी सिंगल मर्द होंगे जिनको तो बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती होगी अपने तो गाँव सही में। है, वही है सर, मजबूरी है भाई, घर पे रोटी पानी नहीं मिलती हो, कोई ट्रकों में घूम रहा है, कोई भट्ठों में धक्के खा रहा है, मतलब जिसके घर छूट चुके हैं सर, उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली गई है भाइयों द्वारा या परिवार आपने द्वारा। क्या समलैंगिक रिश्ते भी देखे हैं इन लोगों में, जैसे मर्द मर्द में ही? नहीं ऐसा सर, भी मेरे हो रहा निगाह में तो होगा। ऐसा तो हाँ सर, भूख क्या नहीं करवाती। आई थिंक ठीक है यार, एक ये भी थॉट एक्सपेरिमेंट मैंने करके देखा कि 3.5 करोड़ हैं अगर, तो अगर 3.5 करोड़ के 3.5 करोड़ ये समलैंगिक रिश्ते आपस में ही कर ले तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पर जो समलैंगिक लोगों की जो परसेंटेज होता है कोई भी पॉपुलेशन में कम मात्रा में होता है, तो हाँ एक लिमिट तक, एक आंकड़े तक कर सकते हैं आप, पर ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती सॉल्व, ये रहेगी। वो अपनी बात हुई फिजिकल नीड की सर, मैंने तो बोला है कि मेरी नज़र में तो है ये इंसानियत की सबसे बड़ी भूख है, बिल्कुल है। मेरे को तो लगता है। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपके सामने, मैस्लोव्स नीड्स हायरार्की का, जो आप बिजनेस स्टडीज़ में 12वीं में पढ़ते हैं। ये अध्यक्ष जो पिरामिड का जो सबसे लोअर लेवल होता है, ये प्रत्यक्ष आपको सुनने में अब नज़र आ रहा है। सो आई थिंक देयर इज़ अ बिट ऑफ बीटी इन दिस, पर इसमें दुख की भी एक बात है। यहाँ इस प्रकार की कोई वो भी नहीं है। अब ठीक है, कहीं से बंदा जुगाड़ करके, चलो ये चलता है सिस्टम शहर में, होटल वगैरह में, वहाँ चले भी जाए, चल बंदा 1500 रुपये लेके अगला अंदर घुसा के पुलिस को बुला लेता है। अच्छा, ऐसा भी हो जाता है? हर जगह ये तो होता है सर, मतलब इस प्रकार की भी वो नहीं है। वो भी शांति से नहीं हो पा रहा। बिल्कुल सर, आदमी अगर पैसे दे के आदमी अगर सेक्स के लिए पैसे देना भी चाहे, वो भी शांति से बस नहीं वो हो रूल नहीं है सर, ये कहते हैं कि नहीं आप नहीं कर सकते, यही तो समस्या है सर हमारी। मतलब मैंने बोला कि हमारा एक आयोग का गठन किया जाए जो हमारे एक आदमी से नहीं, मतलब लाखों लोगों से विचार जाने, समझे उनकी बात को, भैया आप चाहते क्या हो, हल क्या है। ठीक है सर, हम चाहते हैं कि हमारा क्रेडिट कार्ड बने, मतलब कार्ड ठीक है, होटल में पुलिस भी आई तो हम बता सकते हैं भाई हम नीडी हैं, ज़रूरत है हमारे को, हम अयास नहीं है। अयासी में और ज़रूरत में बहुत फ़र्क होता है। देखिए, अध्यक्ष साहब कहते हैं कि उनको एक स्पेशल आईडी कार्ड दिया जाए। आई थिंक वो ऑन टॉप ऑफ द हेड सोच रहे हैं, ऑन द स्पॉट सोच रहे हैं कि भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है। पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा
कि अगर आप स्पेशल आईडी कार्ड्स ले भी आते हैं तो एसेंशियली आप प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर रहे हैं ना। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोस्टिट्यूशन एक ग्रे एरिया है, ये ना ही पूरी तरह से इलीगल है या पूरी तरीके से लीगल है। जबकि पुलिस रेड्स मारती हैं, वो अलग बात है कि कानूनी तौर पे कोई इस पे ध्यान नहीं देता क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ें ऐसी हैं और उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रे एरिया है। पर अगर आप स्पेशल आईडी कार्ड्स का भी आप एक व्यवस्था ले आते हैं तो भाई कोई भी देश में आप आईडी कार्ड नकली बनवा सकते हो, नकली पासपोर्ट्स बन जाते हैं, नकली बर्थ सर्टिफिकेट्स बन जाते हैं, नकली आधार कार्ड बन सकते हैं। तो ये स्पेशल आईडी कार्ड बनना कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे इन्होंने कहा कि अय्याशी के लिए नहीं कर रहे हैं, ज़रूरत के लिए कर रहे हैं, तो एसेंशली आप नकली आईडी कार्ड से कुछ भी करें फिर तो अय्याशी भी चल रही, ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रे एरिया, कॉन्स्टिट्यूशन में दोगलापन लाने का ये हो सकता है इससे। तो आईडी कार्ड्स मुझे नहीं लगता कि कुछ काम करेगा, पर चलिए सुनते हैं और क्या कहते हैं ये। कभी शादी.com पे प्रोफाइल बनाई बनाई सर। फिर क्या हुआ? चलो प्रयत्न किया, कोई इंटरेस्ट नहीं आया? नहीं आया सर। कभी तो बातचीत हुई चैटिंग बहुत लोगों से हुई है सर। फिर वही नहीं बनी सर बात। तो कोई बात थोड़ा आगे नहीं गई कभी? सर फिर झूठ, मैं जिस माहौल में रहता हूँ झूठ कैसे बोलूँगा? झूठ क्या बोलना है? झूठ, मेरे कच्चा मकान में रहता हूँ मैं, अच्छा, मेरे पास बाइक है टूटी हुई, मतलब उम्र भी होती शादी की। मैं तो नहीं मानता सर 30-35। भाई अध्यक्ष साहब ये सब कह ही रहे हैं, अपने बारे में सच बोल ही रहे हैं, यही बड़ी बात है। उससे बड़ी बात तो ये है कि ये संदेश के सामने आके, कैमरा पे आके ये सब बोल भी रहे हैं जिस समाज से वो आ रहे हैं। तो इस बात पे मैं उनका समर्थन करता हूँ। ये बड़ी बात है आपस में। शहर से होने से भी लोग ये सब करने में इतना जिगरा नहीं रखते जितना इन्होंने गांव से होते होते इतना सब कुछ कह दिए। बड़ी बात है ये हमारे कल्चर में। वो तो चलो 35 साल की आपकी उम्र सोच है, ठीक है। नहीं सर, अब मेरे देखो, मेरी उम्र तो देखो, अब मेरी सारी दाढ़ी चिट्टी, सारे मेरे बाल चिट्टे हैं। बाल तो काले हैं। ये मैंने कलर करवाया है। 20 भाई आ रहा है, मैं कलर तो करवा लूं। मेरे लिए करवाया आपने कलर? सरकारी जॉब लग जाएगी तो हो जाएगी शादी। हैं? अब देखिए, जितने भी तगड़े हो जाओ, आप सरकारी जॉब लगवा लो या आप पीछे से पैसे बहुत हैं आपके पास, जब लड़कियां है ही नहीं तो आप जितने ही तगड़े हो जाओ, चाहे अंबानी बन जाओ, ये एक ज़ीरो सम गेम है। क्योंकि अगर आपका किसी के साथ विवाह हो रहा है तो इफ़ेक्टिवली इसका मतलब ये है कि आप दूसरे की विवाह होने की संभावना काट रहे हैं। तो ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। पर आप जितने भी बाहुबली बन जाओ, कोई ना कोई ऐसा ना ऐसा तो बंदा होगा ही जिसकी शादी नहीं हो पाएगी। कोई अगर एकजुट होता है तो फिर आप चूंकि उनके लीडर हैं, संयोजक बोल लीजिए, संस्थापक बोल लीजिए, जो बोलना बोलिए, आप उनके लीडर, कोऑर्डिनेटर सब हैं, आप उनकी एक आवाज़ है। तो मैं उनकी आवाज़ से पूछ रहा हूँ कि मांग क्या है? पहली तो वही है कि डिमांड भैया कि इसका वो आयोग का गठन किया जाए। ठीक है, जैसे गाली गलौज करते कोई मतलब कानूनी रूप दिया जाए, जैसे रंडवा पंडवा बोले। ठीक है, जो इंसल्ट है उस पे एक आयोग तो बने। बिल्कुल जी, कि कानूनी तौर से आपको इज्जत का वो दिया जाए। हाँ, जैसे ठीक है सर, मतलब अच्छी पहल है सरकार की कि मतलब पेंशन दी है, चलो एक रिलीफ है हल्का फुल्का। देखिए, ऐतिहासिक तौर पे जब भी किसी एक शब्द पे लेजिस्लेशन लाने का प्रयत्न किया गया है, एक दर्जे तक सफल हो भी जाता है। जैसे पश्चिमी देशों में, वेस्ट में एक शब्द है, एन वर्ड उसे कहते हैं। मैं उसे ज़ोर से नहीं कहूँगा माइक पे क्योंकि मैं दिक्कत में पड़ जाऊँगा, पर उसकी अंग्रेज़ी स्पेलिंग है NIGGER। तो आप खुले भरी सभा में ये शब्द नहीं कह सकते, आप बहुत दलदल में फंस जाओगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी।
और ये एक सामाजिक चीज़ भी है वेस्ट में कि अगर आप ऐसे शब्द ऊपर मतलब खुले में इस्तेमाल करते भी हो तो आपके बारे में लोग अच्छा नहीं सोचते, आपको रेसिस्ट समझते हैं या एक हीन भावना से देखते हैं। पर जब कहीं मजाक उड़ाना हो या एक अनौपचारिक सर्कमस्टांस, एक एनवायरनमेंट हो, तो वही शब्द जो एन वर्ड है, शब्द शायद बदल जाए पर उसका जो सेंट्रल आइडिया है, चाहे वो मजाक में ही बोला जाए, वो कभी नहीं हटता। उस पर आप लेजिस्लेशन कभी नहीं ला सकते। और अगर आप लेजिस्लेशन ले भी आते हैं तो जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं भी है उनको भी पता लगेगा। तो ये एक जिस चीज़ के आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग हमें ना बुलाएं, उसके प्रति जागरूकता होगी और शायद उस वजह से इस शब्द का जो प्रयोग है वो भी ज़्यादा होने लग जाए। तो ये बैकफायर भी कर सकता है। तो हर चीज़ में आयोजन लाने की आवश्यकता नहीं होती। एक कल्चरल, एक सामाजिक तौर पे जब आप पे एक जागरूकता आ जाती है, अगर समाज अपने आप में ही चेक्स एंड बैलेंसेस बनाना शुरू कर दे तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। और इन चीज़ों में जैसे एन वर्ड का मैंने उदाहरण दिया, इंडियन मीम्स आप देखोगे इंस्टाग्राम पे, अब उसी एन वर्ड का निब्बा निब्बी हो गया, चाहे उसका मतलब अलग है पर एक तरह से उस मैनिफेस्ट तो हो गया ना वो। तो शब्दों पे लेजिस्लेशन लाना बहुत कम ही सफल होता है। पर चलिए सुनते और क्या कहते हैं। लेकिन जो योग्य भाई हैं उनको, बहुत से योग्य भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उनको कहीं ना कहीं रोजगार में एडजस्ट किया जाए। मतलब रोजगार तो दिक्कत सांगवान जी समाज की है ना, वो सिर्फ आप लोगों की थोड़ी है। रोजगार की दिक्कत तो पूरे समाज की है। रोजगार ये सारे इंडिया की है। रोजगार की कमी तो दिल्ली में भी है, कहीं भी जहाँ शादी हो रही है, जहाँ 3 शादी हो रही है वहाँ भी रोजगार की दिक्कत तो सबको है, सिर्फ आप लोगों को थोड़ी है। तो वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ डिमांड को। यही सर रोजगार होएगा तो मतलब कम से कम आगे तो नहीं होंगे नहीं लोग। और मैं बता तो रहा हूँ सर, मैं समझा रहा हूँ नहीं, आप एक बात सुनो, आप एक बात सुनो, आपको रोजगार मिल गया, आपकी शादी हो गई, जिसको नहीं मिला उसकी नहीं होगी कल को। सर मेरी बात तो सुनो नहीं, मेरी बात भी सुनो नहीं, मतलब एक पहल हो सर। हम चाहते हैं हमारे को भी एक मतलब सम्मानजनक जीवन मिले, तो मतलब कहीं ना कहीं जोड़ा जाए उसको हल्का फुल्का। ये नहीं कि मतलब रोजगार 1 लाख वाली नौकरी चाहिए, 50,000 वाली चाहिए, ठीक है 5-7 हज़ार रुपये महीना दे, कुछ ना कुछ मतलब कहीं फॉरेस्ट में कहीं कहीं मतलब एडजस्ट किया जा सकता है। सरकार समझे कि एक जो वंचित वर्ग है उसमें आपका भी नाम जुड़े, कि इनका भी ख्याल रखना। जो ये 1,70,000 या 17,000 लोगों से मिले हुए जो देखिए, हर चीज़ में सरकार को लेकर आना या उनसे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स मांगना उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर आप यही सरकार से पैसे मांगने या सरकार से रोज़गार मांगने की जगह अगर एक इंडस्ट्रियल सेटअप हो जाता है हरियाणा में कहीं, जो कि एक तरह से है, मारुति सुजुकी का प्लांट है हरियाणा में, और भी प्लांट खुले अगर, तो इनको अब देखिए क्रैकिंग बात ये है कि इनको रोज़गार चाहिए। बात उसी पे ही आ जाती है कि कम से कम अगर शादी नहीं हो रही तो रोज़गार, अच्छी रोज़गार मिले। अब भाई साहब ने कहा कि 5 से 7 हज़ार इनको प्रति महीने मिले तो बात बैठ जाएगी। पर यार अगर आप इंडस्ट्रियल सेटअप में काम कर रहे हो, आपको रोज़गार आप 5-7 हज़ार की पे क्यों रो रहे हो? आपको मिलेगी 40-45-50 हज़ार अगर आप रीजनेबली स्किल्ड हो तो। और स्किलिंग का इशू है तो वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू है। आप वोकेशनल स्कूल्स खड़े कर सकते हो, कुछ महीने की ट्रेनिंग दे के अप्रेंटिसशिप जॉब्स लगा के आप फैक्ट्रीज़ में इनको नौकरी मिल सकती है। और सिर्फ 5-7 हज़ार के नहीं, इनको 20-25-30-45-50 हज़ार तक की भी मिल सकती है। तो अगर मामला ये रोज़गार का है तो ये सॉल्वेबल बात है। पर देखिए समदीश ने जैसे कहा कि जिसकी शादी हुई भी है उसके साथ भी रोज़गार का पंगा है, सही बात है यार। पर देखिए जब आपके विरुद्ध 2 चीज़ें इकट्ठे चल रही हैं, आपके पास ना रोज़गार है ना आपकी शादी हुई है, तो ये डबल ट्रबल है, डबल वैमी का काम करती है। दोनों तरफ से ही आपके विरोध में ये चल रहा है। पर अगर एक फैक्टर आप घटा दो रोज़गार का, तो कम से कम ये चीज़ कहीं ना कहीं एक समय तक आप हैंडल कर सकते हो। दैट्स वाई
industrialization is now becoming such a need to ensure कि survival of society बरकरार रहे, ये collapse ना हो जाए अपने ही दम के अंदर। जुड़े हैं। मुझे बताओ बुरी से बुरी हालत क्या हो जाती है जब आदमी की अच्छा शादी प्रश्न नहीं है। होती, इज्जत नहीं मिलती। टेल मी एक्सट्रीम एग्जांपल कि भाई यहाँ तक चला जाता है मर्द फ्रस्ट्रेशन में। मुझे कुछ ऐसा बताओ। सर मान लो आप 100% रास्ते से भटक जाता है, हाँ। ठीक है, वो फिर पहला तो काम उसका नशा ही, नशे की तरफ जाता है। नशा मतलब क्या, शराब या फिर ड्रग्स? कोई भी नशा सर। अच्छा। नहीं, यहाँ तो ड्रग वगैरह तो नहीं है सर इतना, सुल्फा गांजा शराब ही है। शराब सबसे पहले मतलब टूटे हुए दिलों की तो फिर दवाई वहीं मिलती है सर, वहीं बंदा सीधा चला जाता है। टूटे हुए दिलों जैसे की भी है दवाई मतलब सांस लेने वो जीवन भटका हुआ इंसान ठेके पे रहता है। नहीं, पर आप सच में कह रहे हो जो शादीशुदा और जो शादीशुदा नहीं है उसमें जो शादीशुदा नहीं है वो ज्यादा नशे करता है? उसको कोई रोकने वाला नहीं है सर, उसका कोई अपना ही नहीं है, उसको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, उसको अच्छाई बुराई बताने वाला नहीं है कोई भी, उसको कौन रोकेगा? थोड़े शायर भी हो आप, ये तो आपने शायराना अंदाज में बोला। देखिए समदीश का जो स्टाइल है मुझे अच्छा लगता है कि अब बंदा फंसा हुआ है संकट में तो थोड़ा माहौल उठाने का प्रयत्न करते हैं। पर जैसे उन्होंने कहा कि अगर शादी नहीं हो पाती है, आपको कोई कंपेनियन नहीं मिल पाता, तो फिर शराब का सेवन बढ़ जाता है। आई थिंक मेरे हिसाब से होता क्या है कि आप विवाहित हैं अगर और आप घर में लेकर आते हैं तो घर के सदस्य में जो सबसे ऑपोजिट जेंडर का जो सबसे निकट होता है, आपका हम उम्र होता है, वो आपकी बीवी होती है। बहन भी हो सकती है, पर बीवी जिस तरह की इंसाइट दे सकती है क्योंकि वो घर के बाहर से आ रही है, तो एक फ्रेश इंसाइट दे सकती है, और जिस तरह से वो अपनी बात रख सकती है वो शायद घर के सदस्य और कोई ना रख सकें। तो जब आपकी गार्ड रेल्स ही उतर गई, माँ बाप भी इंटरवीन कर सकते हैं पर एक हद तक, वो भी बूढ़े हो गए हैं, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते एक लेवल के बाद जितना एक घर वाली कर सकती है। अब घर वाली के एब्सेंस में वो जो एक सेफ्टी नेट था, गार्ड रेल्स जिसे मैंने कहा, वो जब अगर नहीं हो पाता तो फिर पीता है बंदा, फिर खुला पीता है, फिर तो क्या ही होता है फिर। कुछ नहीं है सर में। अब मेरे गांव में मेरे आसपास में 10 लेडीजें भागी। अच्छा, तो वो मर्द भी आ गए कि भाई हाँ, ये तो भी एक उनको लगता है कि मतलब कुछ ना कुछ हल होगा। हल क्या होगा सर, उनके पास राइट है, वो लिव इन रिलेशनशिप का पेपर बनवा के बैठे हैं, पुलिस जाएगी, हम जाएंगे, दिखा देंगे भैया हम तो एज ए रूल रह रहे हैं, क्या कर लोगे आप उनका? लेकिन ये बीवियां अपने हस्बैंड से खुश क्यों नहीं है, इस बारे में सोचा आपने? नहीं सर, उसका तो मैं क्या बताऊँ। अब वो बेचारा कैसे बताया यार, उसकी खुद की नहीं है तो वो इतनी अच्छी तरह कैसे बता सके। खैर दोस्त लोग होंगे, बातचीत होती होगी। चलिए क्या कहते हैं, औरतों को थप्पड़ वप्पड़ मार देते होंगे हस्बैंड लोग? नहीं, ऐसे तो क्यों मारेंगे सर? होता तो होगा, कम सांगवान जी कहिए। देखो अगर मैं सच बोल रहा हूँ आप भी सच बोल रहे सर, देखो थोड़ा मोटा तो बंदा गलती करता तो हाथ हो तो जाता उठा है। देते होंगे। हाँ बिल्कुल हाथ हाथ नहीं तो उठाना उठता सर, होगा। उठाते होंगे, मैं तो मेरे पास तो है नहीं। ठीक है, ठीक होता लेकिन बाकी- आपके दोस्त तो भाई सरप्राइजिंग बात है ही नहीं यार कि अगर एक समाज में अगर आप फीमेल इन्फेंटिसाइड कर रहे हो, भ्रूण हत्याएं कर रहे हो, जो एक मेरे हिसाब से महापाप है, तो एक औरत पे हाथ उठाना फिर तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती ना, जबकि ये बहुत घोर पाप है किसी को भी मारना बिना किसी वजह के। तो हाथ उठाना तो और भी बुरी बात है, पर 100% उठाते ही होंगे, मार ही देते हैं तो उठाने में ही क्या बड़ी बात है ना जो शादीशुदा है। हाँ सर, ऐसे क्यों उठाएंगे? अगर कोई तो अगर अगला गलती करेगा, परेशान करेगा तो होता ही है। तो नहीं ऐसे तो थप्पड़ तो ऐसे भी लग जाते हैं। हाँ ऐसे लगते हैं तो सर, इसमें होते ही- सबको पता ही है, तो सर सबको पता है, इसमें क्या हुआ है? नहीं तो वो भी तो गलत है ना। हाँ बिल्कुल सर, वो तो अगले की उनकी वो है, उसमें हमारा तो क्या है। ठीक बात है। तो इन भाइयों को नहीं मिल पा रहा कोई सेक्स या कुछ, फ्रस्ट्रेशन तो होगी। क्यों नहीं होगी सर? मैं एक बार लाख बार को आलो सर, मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी, कोई मतलब सबसे बड़ी भूख ही बता दिया मैंने। इस बॉडी की कह लो चाहे इंसानियत, कुछ भी मानो चाहे। यहाँ पॉर्न, ब्लू फिल्म ये सब देखा जाता है कि नहीं? आजकल तो सब आ गया फोन में। तो सर, तो फिर फोन में सब कुछ है ही। सब है ना, देखते हैं अभी लोग। तो सर, वो सीधी मतलब बात क्या है, बता देखते पाऊंगा ही आप होंगे के बारे यार। में? अपना ही बता दो। सर चलो ठीक देखते है, हैं, चलो हाँ ठीक है, यार। उसमें नहीं जाते, कोई नहीं।
आपके जैसे और बुद्धिजीवी हैं यूनियन में या आप ही हैं मेन? ये बहुत लोग हैं सर, दो काम चार करते हैं। होंगे बस- समझदार बस लोग। बहुत लोग हैं सर भाई, बहुत सी एक मैटर ऐसा नहीं सर, बहुत लोग कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करते। क्यों? जिल्लत? जिल्लत है सर, हर किसी का घर परिवार है, हर किसी के भाई बहन है। अरे तो वो भाई बहन को पता नहीं क्या कि कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है अगर कोई। सर पता तो सबको होता है, सामने आके बोल। देखिए, आप एनवायरनमेंट समझने की कोशिश करें कि अंदर से सबको पता है कि लड़कियों की कमी है, पर एक सामाजिक प्रोक्लिविटी है कि अगर किसी की शादी नहीं हो पा रही तो उसको एक हीन दृष्टिकोण से देखना, जबकि उस बंदे की अपने आप में गलती नहीं है। उसके पहले के जो जनरेशन था उन्होंने जो गलत काम किए, अब उसका तो वो भुगत ही रहा है जो भी है, और इस अभी तक चल रहा है ये तो और भी घबराने वाली बात है ये। बोले कौन है? तो खुले में बोल नहीं सकते क्या यहाँ पे? मेरे को तो नहीं लगता सर किसी गैस चेम्बर है क्या ये समाज तो नहीं है। मैं तो इसको सांगवान जी मेंटल फ्रस्ट्रेशन, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, इतना दब के क्यों रह रहे हैं सब लोग यहाँ पे? और क्या करें? अपने आप को एक्सप्रेस करो भाई, जीवन मिला है मजे से जियो। कौन जीने देगा? एक ही तो जीवन है, इसके बाद थोड़ी कहाँ कैसे जिए फिर आप बता दो। आप कभी गोवा गए हो? गोवा नहीं गया सर, गोवा नहीं गया। थोड़ा बॉडी वॉडी बनाओ, गोवा निकलो आप। कम से कम एक कच्छा पहन के समुद्र के सामने बैठ तो सकता है आदमी। चलिए, यहाँ माहौल तो वो भी नहीं हो हल्का सकता। करने यहाँ तो की वो भी नहीं हो सकता। कोशिश हो गोवा रही में तो है। नौकरी लग जाएगी आपकी, कुछ समझदार आदमी हो आप। नहीं मेरी तो लग जाएगी सर, लड़ाई मेरी नहीं है सर। मजे ले रहे हैं। ये तो फिर आपने समाज सेवा बनने का सोच लिया ना। क्या लड़ाई है ये लड़ाई क्या है मुझे ये समझाओ। अपने सेक्स चाहिए, नहीं महिला चाहिए चाहिए, नहीं सर। समाज बदलाव चाहिए, क्या चाहिए क्या बस आपको? यही चाहिए सर, जो हो गया ठीक है, जहाँ तक हो गया ठीक है। मान लो 5 लाख 5.5 लाख लोग हैं, ठीक है, यहाँ तक आगे तो कम से कम ना हो। आपको नेता बनना है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं ये बनना। क्यों कर रहे हो आप? मुझे सच बताओ, ये सब क्यों कर रहे हो? नेता क्यों बनना सर? मैं मेरे समाज के लिए लड़ रहा हूँ। नहीं तो मैंने सोचा- समाज से लड़के ही आदमी नेता बनता है? नहीं सर, अपना नहीं बनना नेता सर, नहीं, नहीं बनना। मुश्किल है। देखिए, एक अनोइंग बात मुझे इस वीडियो की लगी। वीडियो बहुत बढ़िया है, पर एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी इतनी, कि जो ये बैकग्राउंड म्यूज़िक जो चल रहा है, जिसे ये दिखाया गया कि भाई कॉमेडी ऑफ एरर्स हो गई भाई, कि ये तो मजाक ही हो गया। मजाक नहीं है भाई, ये एक सीरियस बात है जिसकी सीरियस रैमिफिकेशंस हो सकते हैं समाज पे। तो मैं यही कहूँगा कि डोंट लेट द बैकग्राउंड म्यूजिक डिस्काउंट फॉर द सीरियस प्रॉब्लम दिस इज। ये आप समझ के चलें। क्या? मुश्किल है भाई ऐसा जीवन। हाँ बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, महा मुश्किल है। मुश्किल क्या है दिक्कत, बहुत दिक्कत है सर। चलिए, वीडियो तो यहाँ पे इनकी ख़त्म होगी। मैं एक छोटा सा मोनोलॉग करना चाहूँगा, सो आई विल बी बैक विद द सेटअप। देखिए, जेंडर रेशियोज़ की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे इससे एक थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस याद आता है। एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जब मैं लंदन से दिल्ली आ रहा था हवाई जहाज़ के से, तो किसी कारणवश मेरा डिले हो गया फ़्लाइट और मुझे लंदन हीथ्रो जो एयरपोर्ट है वहाँ पे रुकना पड़ा। दिन का समय था वहाँ पे। तो मैंने नोटिस किया कि जितने भी वहाँ पे दुकानें थी, बड़ी बड़ी दुकानें, गुची हो गया, शराब की दुकानें, लग्जरी आइटम्स की दुकानें, कपड़ों की दुकानें, ज़्यादातर जो कस्टमर फेसिंग पोजीशंस जो होती हैं ये सब सर्विस जॉब्स में, फ़ीमेल्स ओवर रिप्रेजेंटेड होती हैं। मतलब कि इसमें ज़्यादातर आपको फ़ीमेल्स, महिलाएं नज़र आती हैं एज अपोज टू मेल्स। होते हैं, कम होते हैं, मेजॉरिटी में नहीं होते, देयर इन अ माइनॉरिटी। एंड दिस इज़ ट्रू फॉर ऑलमोस्ट ऑल प्लेसेस जहाँ पे एक सर्विस आपको देनी होती है, चाहे वो सुपरमार्केट्स में कैशियर्स हों, ज़्यादातर आप देखेंगे वो फीमेल्स होती हैं। उसका एक बिज़नेस सेंस होता है कि कस्टमर फेसिंग आप एक फ़ीमेल को रखते हैं तो एक बिज़नेस का जो फेस होता है, एक सॉफ्ट फेस दिखाई देता है। और जब आप फीमेल से डील करते हैं तो ये देखा गया है कि पीपल टेंड टू बी मोर कंफर्टेबल, दे हैव अ टेंडेंसी टू बाय मोर
when they're being handled by a female associate or a sales representative. तो ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसकी वजह से ज़्यादातर एक विजडम है कि आप फीमेल्स को रखें as the front face. ठीक है, and this is true for North America too. पर जैसे ही मैं भारत में लैंड किया, मैंने अपना इमिग्रेशन क्लियर किया, फिर आपको ड्यूटी शॉप्स नज़र आते हैं और भी नज़र आती हैं दुकानें, सब लौंडे थे, overwhelmingly, and overwhelmingly males. Now, this is not to say कि मुझे बुरा लगा मेल्स देख के या सभी लड़के हैं, बात ये नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि एक बैलेंस नहीं है. बैलेंस इन द सेंस कि जहाँ पे आपको थोड़े बहुत फीमेल्स भी नज़र आने चाहिए, ऐसा नहीं है वहाँ पे फीमेल्स एग्जिस्ट करती हैं, पर उनका प्रोपोर्शन कम है, बहुत कम है. और लौंडे और जो मेल्स हैं वो ओवर रिप्रेजेंटेड है. अब ये इतना जो जेंडर का जो बीच में जो इम्बैलेंस है ये इतना अपैरेंट हो गया, अब आपको आंखों से नज़र आ रहा है, ये मैनिफेस्ट कर गया है अब. तो ये एक कहानी से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि इस पे और अध्ययन किया जाए. एक चीज़ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जब भी एक ऐसी एक जेंडर इम्बैलेंस या जेंडर डिस्पैरिटी जब भी आती है, स्पेशली जब मेल्स ज़्यादा हों फीमेल से, तो एक पहला इंस्टिंक्ट होता है कि भाई लोगों का मानना ये हो जाता है कि अब औरतों की, महिलाओं के अब उनका उद्धार होगा, अब उनको अब अच्छा लगेगा, अब उनके पास वाइडर मोर ऑप्शंस हैं मेल्स के, बिकॉज नाउ दे हैव अ वाइडर पूल ऑफ पोटेंशियल mates to choose from. And that's true, ये सत्य बात है, and that's a correct analysis. बट मैं ये नहीं कहूँगा कि जब भी एक जेंडर इम्बैलेंस आता है तो इसमें फीमेल्स विनर्स होती है और मेल्स लूजर्स होती हैं, क्योंकि इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में अगर देखें इट्स अ लूज सिचुएशन. मेल्स की मैं बात कर ही चुका हूँ और आपके साथ जो मैंने वीडियो पे रिएक्शन दिया उससे बहुत अपैरेंट है कि क्या उसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं मेल्स पे. कुछ रिसर्च भी मैंने करी और उस पर मुझे पता लगा कि, और ये यूनियन के अध्यक्ष साहब ने भी कहा है कि टूटे हुए दिलों की शराब होती है. सबको पता है शराब एक गेटवे ड्रग होता है. गेटवे ड्रग इन द सेंस कि जो भी जितने भी हार्ड ड्रग्स होते हैं उनके जो यूज़र्स होते हैं, जो लोग इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, ज़्यादातर केसेस में उनकी शुरुआत नशे की शराब से होती है. फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हार्ड ड्रग्स की ओर जाते हैं. इसका एक दिक्कत ये है कि वी हैव समथिंग नोन एज नार्को टेररिज्म. नार्को टेररिज्म का मतलब ये होता है कि जब ड्रग्स की जो सेल होती है, वो जो रेवेन्यू, वो जो प्रॉफिट्स जब टेररिज्म की गतिविधियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दैट्स नार्को टेररिज्म. अब उसका सब कॉन्टिनेंट में एक बहुत एक हिस्ट्री रह चुकी है. हम अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान से घिरे हुए हैं, तो मैं आशा करता हूँ सभी दर्शकों को पता होगा. तो ये एक जो फॉल्ट लाइन कह सकते हैं, मैं इसको फॉल्ट लाइन इतना तो नहीं कहूँगा, पर ये एक कंसर्न का मामला है जो हमें पता रहना चाहिए कि जब एक जेंडर इम्बैलेंस आती है, you tend to consume more alcohol, then there is a probability of you using hard drugs. And when you're using hard drugs, that's somehow related to narco-terrorism. तो ये एक नकारात्मक प्रभाव है. और भी हैं फीमेल्स के लिए. On first sight, it's good, bigger mating pool. पर देखिए बात क्या होती है कि जब भी ऐसी चीज़ होती है, then
ये देखा गया है डेटा के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से, जब भी एक ऐसी स्थिति आती है जब मेल्स और फीमेल्स का डिस्पैरिटी होता है और जब मेल्स ज़्यादा होते हैं फीमेल से, तो वहाँ पे ब्राइड और ग्रूम, दूल्हे और दुल्हन के बीच में जब शादी हो रही होती है तो उनका एज गैप बढ़ जाता है। एज गैप बढ़ने का क्या मतलब है? एज गैप बढ़ने का मतलब ये है कि शादी के दौरान जब आप उम्र में और बड़े होते हैं तो साधारण सी बात है, जब एक दूल्हा और दुल्हन के बीच में एज गैप ज़्यादा है तो दूल्हा की संभावना यही है ना कि वो जल्दी मरेगा। उससे क्या होता है कि अर्ली एज विडो होने की एक संभावना बढ़ जाता है। छोटी उम्र में विधवा होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है और उसके एक अपने चैलेंजेस होते हैं। दूसरी चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना होगा विद रिस्पेक्ट टू फीमेल्स वो ये है कि इसकी वजह से एक फ़ीमेल सिक्योरिटी पे प्रश्न चिन्ह उठता है। अब क्योंकि पुरुष ज़्यादा हैं महिलाओं से और आपको कंपेनियनशिप मिल नहीं रही, आप इंटीमेट नहीं हो रहे, नहीं हो पा रहे किसी के साथ, तो ये एक संभावना रहती कि आप जबरन किसी के साथ आप हरासमेंट करें, सेक्सुअल हरासमेंट करें, और वो मैनिफेस्ट रेप केसेस में भी हो जाता है, गैंग रेप्स। तो फीमेल सिक्योरिटी नाउ विल बिकम मोर ऑफ एन इशू। वी इंडियन स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन स्टेट गवर्नमेंट्स की जो पुलिस फोर्सेस हैं उनमें वैसे ही एक अभाव है, एक अंक की कमी है, नंबर्स की प्रॉब्लम है। उसमें हमें जो नफरी है उनका काउंट बढ़ाना पड़ेगा, पर स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, पर एक थ्रेट बढ़ रहा है। थ्रेट नहीं कहूँगा, एक सिचुएशन ही ऐसी बन रही है कि फीमेल सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा उठने वाला है। तो ये थोड़े से नकारात्मक प्रभाव हैं जो फीमेल्स पे पड़ेंगे। फीमेल्स के लिए हाँ पॉजिटिव भी है, पर मुझे लगता है नेगेटिव ज़्यादा है। अंत में एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो 16-15 साल से लेके 25, 28, 30 साल की उम्र के जो ये मेल्स होते हैं जब टेस्टोस्टेरोन अपने चरम सीमा पे होता है, हाईएस्ट पे होता है। अब एक ऐसे देश में जहाँ पे रोज़गार की दिक्कत है, फिर एक ये इम्बैलेंस, जेंडर इम्बैलेंस की दिक्कत है, ये डबल वामी का काम करती है। उससे क्या होता है कि द प्रोक्लिविटी टू एंगेज इन वायलेंस इंक्रीज हो जाती है और ये हर जगह मैनिफेस्ट करती है। ये राइट्स में मैनिफेस्ट हो जाती है, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करती है, ये इंक्रीज्ड गैंग एक्टिविटी में भी मैनिफेस्ट कर सकती है। इट्स नॉट टू से कि ये बिल्कुल पक्का हो गई, मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्टडीज़ के दौरान ये देखा गया है जनरली कि जब भी मेल्स डोमिनेट करने लग जाते हैं किसी एक शहर के हिस्से में, तो वहाँ पे क्राइम्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन बढ़ जाता है, वहाँ पे गैम्बलिंग शुरू हो जाती है। तो ये जितने भी उल्टे काम हैं, ये एक इम्बैलेंस जब भी होता है तो ये देखा गया है। तो ये सब एक नासूर ना बने समाज के लिए, तो इसके कुछ तरीके हैं। एक सीधा तरीका ये कि आप अच्छी रोज़गार बनाएं, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। कम से कम अगर लोगों की शादी नहीं हो पा रही या किसी के साथ वो इंटीमेट नहीं हो पा रहे, कम से कम आप उनके सिरों से रोज़गार, डिस्पोजेबल इनकम की जो टेंशन है वो हटाएं, ताकि वो रॉयट और गुंडागर्दी, बदमाशी की जगह वो रोज़गार में अपना कर सके, वहाँ पे ध्यान लगाएं। दूसरी बात प्रोस्टिट्यूशन की है। थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है क्योंकि हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, हमारे सामाजिक मानसिकता में इसको कुछ इतना अच्छा माना नहीं जाता।
जबकि हमारे इंडियन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लिमिटेड लीगैलिटी है प्रोस्टिट्यूशन की। इसका मतलब ये है कि प्रोस्टिट्यूशन इन इटसेल्फ इज़ लीगल, पर आप कोठेबाजी, दलाली, पिम्पिंग जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, इन सब का ऑपरेशन इलीगल है। महिलाएं सोलिसिट भी करती हैं, अगर वो बोलती हैं कि आप आइए, वो भी इलीगल है। जब दो पार्टीज आपस में मिल के एक एग्रीमेंट के दौरान करें, चाहे वो पार्टी अपने किसी भी अपने स्वयं की प्रॉपर्टी पे करें, I'm now just taking an educated guess, that to a degree is legal। तो अब ये सोसाइटल प्रेशर्स, ये नासूर एकदम ऐसा ना बन जाए कि ये फट के और इसका एक नेगेटिव प्रभाव पड़े सोसाइटी पे। तो एक समाज होने के नाते हमें इस पे भी गौर करना पड़ेगा कि हम प्रोस्टिट्यूशन को कैसे इस्तेमाल कर सकें फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड, जब तक ये एक इम्बैलेंस एग्जिस्ट करता है। उसके लिए हम इसके साथ थोड़ा हम इसे एक रियलिस्टिक तरीके से इसके बारे में सोचें। अब थोड़ा मैं आंकड़ों पे भी आता हूँ। देखिए, वीडियो में उन्होंने कहा कि मोबाइल वैन्स भी हैं। स्टडीज़ के अनुसार देखा गया है कि सिचुएशन ठीक हो रही है। इट्स नॉट दैट कि एकदम से अब ठीक हो जाएगी कुछ सालों में, ठीक ऐसा नहीं है। सिचुएशन बेटर है। अंत में यार मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत के विकास में ये सीधी सादी सीढ़ी नहीं है, जैसे चीनियों ने सीधी सादी चढ़ ली सीढ़ी। उनके में भी दिक्कत है, उनके में भी जेंडर रेशियोज़ की प्रॉब्लम है। उनके बारे में नहीं बात करूँगा क्योंकि वो एक अलग सब्जेक्ट है। पर हमें अपने वातावरण का भी ध्यान रखना है, हमें अपने बॉर्डर्स का भी ध्यान रखना है। हमारे यहाँ एक 0.5 फ्रंट है जिसके बारे में कभी हम बात कर सकते हैं, वो भी एक चीज़ है। सामाजिक तनाव है, जो भी ये जेंडर रेशियो की मैंने बात करी, ये सब चीज़ें हैं। इट्स नॉट टू से कि विकास पॉसिबल नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, पर मैं इन वीडियो के दौरान आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कितने अब अहम चीज़ बन गए हमारी देश के विकास के लिए, कि ये अब everything depends on this to every degree। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी, हमारी सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे थोड़ा निर्भर करती है। और जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है या इंडस्ट्रियलाइजेशन समाज में शुरू होता है, एक ये देखा ही गया है कि जब भी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है समाज में, तो डिसरप्शन होती है समाज में, जो थोड़ा सा तनाव क्रिएट करती हैं। जब आपकी जेंडर बैलेंस की कोई दिक्कत नहीं भी होती, तब भी समाज में थोड़े से डिसरप्शंस आ सकते हैं। अब ये बहुत ही हम प्रिकेरियस सिचुएशन में है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होते हुए भी एक सामाजिक दबाव पड़ा हुआ है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो हम उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, ये पॉलिसी मेकर्स के लिए बड़ा प्रश्न है। और हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होने के नाते हमें अपने गोडों पे हाथ रख के सोचते रहे, ओह व्हाट शुड वी डू, ब्ला 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 ब्ला। हमें एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन मीन्स टॉकिंग अबाउट इट, एंड दैट्स समथिंग आई वांट टू टॉक अबाउट, एंड वील कीप टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट रियली इम्पैक्ट, द फैक्टर्स जो इम्पैक्ट कर सकते हैं भारत की इंडस्ट्रियलाइजेशन में। एंड आखिरी तौर पे मैं यही कहूँगा कि भारत के सॉल्यूशंस भारत से ही निकलेंगे, बाहर से नहीं आएंगे। चलिए आराम कीजिए, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद।